तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड ही दूसरा वीडियो है और इसी के अंदर दूसरे टाइप का एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे d प्लस 4d डैश प्लस 5 होल स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो अब अगर आप देखें तो ये भी नॉन लीनियर कैटेगरी का केस है, नॉन होमोजीनियस का केस है। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर d को आप डेल जेड बाई डेल एक्स रखेंगे और d डैश को डेल जेड बाई डेल वाई रखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे तो आपको वहां पर दूसरे टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिलेगा वो कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस होगा, लीनियर होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा और हायर ऑर्डर होगा। तो सारी कंडीशन फुलफिल होंगी जो हम डील कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये एक दूसरा क्वेश्चन है, बट आप देखिए कि इसको भी फैक्टराइज फॉर्म करके लिखा हुआ है, दीज आर इन लीनियर फैक्टराइज फॉर्म। बट अगर वो लीनियर फैक्टर की बात करें तो पावर 2 है, यानी कि वो दोनों फैक्टर एक ही टाइप के हैं। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी d प्लस 4d डैश प्लस 5 इंटू d प्लस 4d डैश प्लस 5 दो बार करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई गिवन पीडी है। तो इसका CF लिखने के लिए फिर से आप अपने माइंड में वही चीज रखिए जैसे हम क्या करते थे, कंपेयर विद। मैंने बार बार आपसे बोला है कि आपके माइंड में ये पिक्चर सेट हो जानी चाहिए कि हम d माइनस एम डी डैश माइनस ए टाइप का अगर फैक्टर होता है तो उसका CF हम क्या लिखते थे, CF हम कुछ ये लिखते थे, e टू द पावर ax f1 y प्लस mx। ये हम CF लिखते थे। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसको आप क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे बट ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये कोई CF होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम CF लिखें यहाँ पर तो CF क्या लिखना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस है तो मैंने कहा था माइनस आएगा, तो ये क्या होता है माइनस 5x f1 y माइनस 4x। ये पहले वाला CF होगा। अब दूसरे वाला CF भी सेम टाइप का होगा। वो क्या, अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो भी लिखेंगे e टू द पावर 5x f2 y माइनस 4x। पर मैंने बताया था जब इस तरीके के रिपीट फैक्टर सेम आ जाए, यानी दो फैक्टर दोनों कॉमन फैक्टर हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरे वाले के साथ में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज CF। ठीक है, अब ये CF है। अब इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों 0 रहेगा, क्योंकि राइट साइड वाला फंक्शन 0 है, 5xy 0। जब तक 5xy अवेलेबल नहीं होगा तो CF पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा नहीं। तो z का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, CF प्लस PI। ठीक है, तो z इक्वल टू CF का मतलब क्या हो सकता है, e टू द पावर माइनस 5x f1 y माइनस 4x प्लस x e टू द पावर माइनस 5x f2 y माइनस 4x। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। बस आपको माइंड में ये सेट होना चाहिए कि माइनस होते हैं तो हम प्लस पे लिखते हैं, तो प्लस है तो हमने क्या किया, माइनस पे लिख दिया। ठीक है, तो ये केस बन के आता है। आप ध्यान दीजिए, जितनी भी बार आप इन सबको सोल्व करेंगे या जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आता जाएगा। CF और PI के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं CF के बारे में। पर्टिकुलर इंटीग्रल को आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट आगे बिल्ड करते जाएंगे, आगे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखेंगे कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट होता है। तो नॉन होमोजीनियस PDE का ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बता दिया है। अभी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो जैसे ये कोई कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व PDE d डैश d प्लस 2d डैश प्लस 1 z इक्वल टू 0। अब ये भी कोई गिवन PDE है, बट आप सोचिए इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों के लिए हम डील कर लेते हैं, तो 1 बाई 1 हमें बताना पड़ेगा। अब आपको समझिए कि ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये d स्क्वायर d डैश बनेगा और ये d इंटू d डैश स्क्वायर बनेगा। तो ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है, विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है और हायर ऑर्डर है। तो सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दें और d को क्या पुट कर दें, d को पुट कर दें डेल बाई डेल एक्स और d डैश को पुट कर दें डेल बाई डेल वाई, तो आपको देखेंगे कि 3 ऑर्डर की लीनियर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करने के लिए जैसे हम इस वाले फैक्टर की बात करते हैं, जैसे 4 1 बाई 1 डील करेंगे। जैसे ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है और ये थर्ड फैक्टर है। तो 4 फैक्टर
डी के लिए बात कर लेते हैं। तो डी का मतलब क्या है, आप इसको डी कैसे लिख सकते हैं, डी को आप ऐसे लिख सकते हैं डी माइनस जीरो डी डैश माइनस जीरो, ऐसे आप लिखिए। देखिए कितना आसानी से हमने इसको लिख दिया, डी माइनस जीरो डी डैश माइनस जीरो, ऐसा आपने लिख दिया। अब आपके माइंड में फिर से वही सेम चीज है, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड अगर आता है तो उसको के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे तो जीरो है और ए देखेंगे वो भी वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसके लिए हमें सी एफ क्या लिख देना चाहिए, सी एफ क्या हो जाएगा इसका, ई टू द पावर जीरो एक्स एफ वन वाई प्लस जीरो एक्स, ऐसा करके लिख देंगे। एम भी जीरो है और ए भी जीरो है, तो यहां पर आपने सोल्व कर दिया। देखिए मैंने ये डी था, मैंने अभी भी डी लिखा हुआ है, पर उसके आगे क्या लिख दिया, जीरो डी डैश। जीरो डी डैश का मतलब क्या होता है, जीरो, और जीरो तो जीरो है ही, तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी, डी। तो डी को हम इस फॉर्मेट पे यानी इस तरीके के फैक्टर पे हमने चेंज कर लिया, उस फैक्टर के लिए हमने सी एफ लिख दिया। तो सी एफ क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए ई टू द पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन, और एफ वन वाई प्लस जीरो एक्स क्या हो जाएगा, एफ वन वाई। तो यहां पर सी एफ क्या बन के आ गया बच्चे, f1y। तो ये पहले d वाले फैक्टर के लिए। अब d डैश के लिए आ जाइए। उससे पहले मैं एक नोट बता देता हूं आपको, जरा आप एक नोट देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखिए आपके पास इस तरीके का फैक्टर होता है m d डैश माइनस ए जेड इक्वल टू जीरो, अगर इस तरीके का फैक्टर होता है तो आप सी एफ क्या लिखते हैं, सी एफ आप लिखते हैं, देखिए आप हर बार लिख रहे हैं ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स, ठीक है। बट अगर इसी में ये फर्स्ट केस है, इसी का अगर सेकंड केस ले लें, इफ अगर कुछ इस तरीके का फैक्टर बन जाए डी डैश एम डी माइनस ए जेड इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखिए चेंज क्या हुआ है, जैसे डी को रिप्लेस कर दिया गया डी डैश से और डी डैश को रिप्लेस कर दिया गया डी से, यानी डी और डी डैश को आपस में इंटरचेंज कर लिया। यहां पर देखिए चेंजेस क्या आया है, डी का मतलब आपको पता होना चाहिए, डी का मतलब होता था डेल वाई डेल एक्स, और डी डैश का मतलब क्या होता था, डेल वाई डेल वाई। अब चेंजेस क्या आए हैं कि जो फैक्टर डी से स्टार्ट हो रहा था और एम उसके डी डैश के कोफिशिएंट पे लिखा हुआ था, बट अब उल्टा हो गया है, डी डैश से स्टार्ट हो रहा है और डी का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, एम एंड ए। तो अब आपको सी एफ बी इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहां पर एक्स था और ये वाई था और ये एक्स था, बट जब आप आपस में इनको इंटरचेंज कर देंगे तो एक्स और वाई भी क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बहुत ही क्लियरली आप समझिए, आपको ये कहीं पर भी किसी भी बुक में या कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, आप इसको बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए। तो ये क्या बनेगा, ए वाई एफ वन वाई एक्स प्लस एम वाई, ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में सेट कीजिए जरा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमने डी को रिप्लेस किया है डी डैश से, तो ऑब्वियसली जब सी एफ लिख रहे होंगे तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, वाई से। तो एक्स की जगह पर वाई आ गया, वाई की जगह पर क्या आ गया, एक्स, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनेगा। ये नोट आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे इसको गलत लिखते हैं। पेपर में बच्चे वहां पर जहां पर वाई लिखना होता है वहां पर एक्स लिखे होते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि पेपर में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। पिछली बार भी इस तरीके का क्वेश्चन पेपर पे आया था और सेमेस्टर पेपर में बच्चों ने उसको गलत किया था। तो जैसे यहां पर मैंने दूसरा फैक्टर की बात करते हैं, अब वापिस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे ये क्या है, डी डैश, तो इस वाले फैक्टर को देखिए आप, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ये नोट वाला कॉन्सेप्ट था। नाउ फॉर फैक्टर डी डैश, तो डी डैश को जरा मैं देखिए, मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, डी डैश माइनस जीरो डी माइनस जीरो। अब आप सोचिए कि मैंने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना दिया, डी डैश माइनस जीरो डी माइनस जीरो। तो एम की वैल्यू क्या है यहां पर, जीरो, ए की वैल्यू क्या है, जीरो, बट फैक्टर कहां से स्टार्ट हुआ है, डी डैश से, और डी डैश से स्टार्ट हुआ तो सी एफ कैसे लिखा जाएगा, ई टू द पावर ए वाई एफ वन एक्स प्लस एम वाई। तो इसका जो सी एफ होगा, सी एफ फॉर दिस फैक्टर, बहुत ही क्लियरली आप समझिए। देखिए मैं कैसे लिखूंगा, ई टू द पावर जीरो वाई एफ टू ले लेता हूं, रीजन की एफ वन में यूज कर चुका हूं, एफ वन मैंने इधर यूज कर लिया है, तो एफ टू ले लेता हूं, एफ टू एक्स प्लस जीरो वाई, इस तरीके से मैं लिखूंगा, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो है और एम की वैल्यू भी क्या है, जीरो है, तो ए को जीरो रख दिया और एम को जीरो रख दिया, तो इस तरीके की चीज बनेगी, ई टू द पावर जीरो वाई एफ टू एक्स प्लस जीरो वाई। तो ये कुछ वैल्यू बन के आती है, तो इसको सोल्व करिए तो ये ई टू द पावर जीरो बनेगा और ये बनेगा एफ टू एक्स, ठीक है। ई टू द पावर जीरो क्या होता है, वन, तो इसका सी एफ क्या आएगा, एफ टू एक्स आएगा। जबकि अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को ना समझा होता, यानी इसी तरीके से आपने इसका सी एफ लिख दिया होता,
अगर इसी तरीके से आपने इसका CF लिख दिया होता तो मेरे हिसाब से आपने लिखा होता e⁻0x f1y या f2y प्लस 0x, तो 0 हो जाता और ये 0 हो जाता, तो क्या आ जाता है f2y। तो यहां पर आप देख रहे हैं f1y और ये भी क्या होता है f2y। तो एक बात तो समझिए आप, d के लिए भी आपने f1y लिखा और d डैश के लिए भी आपने f2y लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, d और d डैश में आपने कोई फर्क ही नहीं किया, दोनों एक ही मान लिए थे, बल्कि जबकि दोनों में डिफरेंस क्या है, d डेल बाई डेल एक्स है और d डैश डेल बाई डेल वाई है। तो अगर एक डेरिवेटिव x का है और एक डेरिवेटिव y का है तो ऑब्वियसली फंक्शन में भी तो उनके सॉल्यूशन में भी तो चेंज आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में और एक y के रेस्पेक्ट में। अगर आप पुराने वाला कॉन्सेप्ट लगाते तो यहां पर क्या लिखते, e⁻0x f2y प्लस 0x तो 0 हो जाता, तो ये वैल्यू क्या बनती है f2y। तो कहने का मतलब ये है कि d डैश के लिए भी CF f2y और d के लिए भी CF f1y, तो इसका मतलब दोनों के लिए d के लिए भी फंक्शन y का आ रहा है और d डैश के लिए भी फंक्शन y का आ रहा है, तो इसका मतलब तो d और d डैश में कोई अंतर ही नहीं है। तो लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि जब भी d डैश वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है और उसको वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज करना है। अब तीसरे वाले फैक्टर की बात करें, ये तीसरे वाला फैक्टर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, फॉर फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, d प्लस 2d डैश प्लस 1। दूसरा फैक्टर क्या है, d प्लस 2d डैश प्लस 1। तो इसके लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसके लिए CF क्या हो जाएगा, इसके लिए तो बेटा CF बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो माइनस के 1x, क्योंकि प्लस आता है तो हम माइनस लिखते हैं। फंक्शन 3 वाला ले लीजिए क्योंकि 1 और 2 यूज हो चुके हैं, y माइनस 2x। तो इसके लिए तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यही सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻x f3 y माइनस 2x। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बन गई। अब टोटल 3 CF बन गए, एक CF बना है f1y, दूसरा CF बना है f2x और तीसरा बना है f3y माइनस 2x। तो कंप्लीट CF क्या हो जाएगा 4। PI क्या होगा बेटा इसका, PI इसका अगर आप बात करें तो 0 होगा, रीजन क्योंकि वो मैं बार बार बता रहा हूं 5xy 0 है, राइट साइड वाली वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन की देखिए तो राइट साइड की वैल्यू 0 है, तो राइट साइड की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियसली PI 0 हो जाएगा। तो Z इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI। कंप्लीट सॉल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो CF देखिए पहला क्या था f1y पहले वाला, दूसरा क्या था f2x और तीसरा क्या था e⁻x f3y माइनस 2x। और इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने कहा है कि आप इसे कहां से देखिए, नोट नंबर 1 से। इसको आप नोट में जाकर देखिए तो ये f2x वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने पिछली बार क्वेश्चन में इसको, जब पेपर में ये इस तरीके का क्वेश्चन आया था तो वहां पर f2y लिखकर छोड़ दिया था, f2y लिखते ही वो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो वहां पर बच्चों को 0 मार्क्स मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट पेपर पे आ सकता है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो वहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप अच्छे से इसको सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको PI की तरफ लेके चलता हूं। जैसे मैंने ज्यादातर वेराइटी यहाँ पर डिस्कस कर ली है, बहुत सारे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, पर जो मोस्टली जो जिस तरीके की वैरायटी पेपर में आ सकती है वो मैंने आपसे डील कर लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी हम डील कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ले लीजिए। जैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में केस ले लेते हैं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको हम PI से डिनोट करते हैं। तो वैसा ही कुछ मान लेते हैं कि जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट f d डैश z इक्वल टू 5xy बी ए नॉन होमोजीनियस linear PDE with constant coefficient। with constant coefficients of higher order, या फिलहाल ऑर्डर 2 ही ले लीजिए, या ऑर्डर 2।
ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं ज्यादातर हम ऑर्डर 2 पे डील करते हैं, कभी बहुत ही रेयरली आपको 3 और 4 वाले क्वेश्चन मिलते हैं, तो ऑर्डर 2 पर ही मान लेते हैं। मान लीजिए दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2। अब इस बार 5xy फंक्शन दिया है, राइट साइड पे फंक्शन दिया होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वो तो कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, 1/f d डैश 5xy। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला फिक्स है और ये आपने होमोजीनियस में भी यूज किया था, इसमें चेंज नहीं होगा, केवल इसको सॉल्व करने का तरीका चेंज होता है। अब इसमें भी केसेस क्या क्या होंगे, जैसे केस 1 क्या होगा, केस 1 आपका होगा, अगर केस 1 की बात करें, फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, तो फर्स्ट वाला केस कुछ होगा, अगर 5xy कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हो, e⁴ax + by। ठीक है, केस नंबर 2 होगा आपका, अगर 5xy आपका साइन वाला फंक्शन हो या कोस वाला फंक्शन हो, एज यूजुअल जैसे आपने होमोजीनियस पे लिखे थे वही सेम केस है, बस सोल्व करने के तरीके चेंज हो गए हैं। तो केस नंबर 3, मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है 5xy लाइक x पावर m y पावर n, ये थर्ड वाला केस होगा। और चौथा केस आपका होगा केस नंबर 4, जो आपका केस होगा वो केस क्या होगा, मान लीजिए 5xy e⁴ax + by और इसके साथ में कोई फंक्शन v हो, और v कैसा फंक्शन हो, x और y का कोई भी फंक्शन हो सकता है। v का मतलब यहाँ पर इंटू साइन ax + by भी आ सकता है, इंटू x इंटू y भी आ सकता है, या इसके अलावा cos ax + by भी आ सकता है। तो v कोई भी x और y का फंक्शन हो सकता है, वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। अब x और y का कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो टोटल यहाँ पर हम 4 केस डील करेंगे, एक्सपोनेंशियल, साइन और कोस ट्रिग्नोमेट्रिक, x पावर m y पावर n एल्जेब्रिक, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। और चौथा जो केस होगा वो एक्सपोनेंशियल इनटू सम फंक्शन। सम फंक्शन का मतलब v कोई भी x और y का फंक्शन हो सकता है, vxy कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, vxy कुछ ये भी हो सकता है, vxy ये भी हो सकता है, या कोई डिफरेंट टाइप का भी अप्रोच हो सकती है। ठीक है, तो 1 by 1 हम डील करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, अगर हम पहला केस ले लेते हैं, नाउ फ्रॉम केस फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट का मतलब क्या है, इफ 5xy इज e⁴ax + by। अगर 5xy कुछ इस तरीके का केस हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे लिख देंगे, f d डैश e⁴ax + by। इसका मतलब ये तो सेम रहेगा 1/f d डैश, और 5xy किससे चेंज हो जाएगा, e⁴ax + by। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, d को आपको a पुट करना होता था और d डैश को b पुट करना होता था। जैसे x का कोफिशिएंट a है तो d को a पुट करना होता था, d डैश को b। कॉन्सेप्ट वही है जो होमोजीनियस का था, पर वहां पर आप जैसे कि नंबर ऑफ डेरिवेटिव को देख के या ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को देख के इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पेपर में जाके मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का डिफरेंस ही भूल जाते हैं। उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई देता है और वो क्या करते हैं कि या तो उनको होमोजीनियस पे नॉन होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं या नॉन होमोजीनियस पे होमोजीनियस का। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बट आपको अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और बार बार आप इसको समझेंगे, और जितना डिटेल में मैं बार बार आपको बता रहा हूं तो उसको आपको देखना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं बच्चे, नोट्स से ही पढ़ जा रहे हैं। नोट्स से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो भी देखनी पड़ेगी। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे आपका फोकस ज्यादा है, पर फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो सबसे टफ यही होने वाला है आपके लिए। तो 1/f d डैश e⁴ax + by। तो क्या याद आ रहा होगा आपको कि इसका d को a रख देंगे, d डैश को b रख देंगे और इसको u मान लेंगे, और e⁴u को जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतनी बार आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पर आपको याद होना चाहिए वो होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, वहां पर सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम होता था, सारे डेरिवेटिव्स का ऑर्डर क्या होता था, सेम होता था। पर यहाँ पर सारे डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा, वो अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि d को a रखना है और d डैश को b रखना है, पर कोई भी इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे बनेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, तो अगर आपने d को a रख दिया तो f ऑफ a बन जाएगा,
और डी डैश को बी रख दिया तो बी बन जाएगा, और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यही आपका सीधा सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं, कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वहां पर नहीं होगा। बट ध्यान रहे कि अंडर द कंडीशन ऑफ, वो कंडीशन यहां पर भी फुलफिल होगी, अंडर द कंडीशन ऑफ एफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। एफ ए बी यानी ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब आपको याद आ रहा होगा कि अगर गलती से वो वैल्यू 0 हो जाती थी तो हम क्या करते थे, एक्स से मल्टीप्लाई और इसको डिफरेंशिएट करते थे और फिर से वैल्यू सेम टाइप से पुट करते थे। अगर फिर भी 0 होती थी तो फिर एक और एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, फिर से 0 इसको डिफरेंशिएट करते थे और फिर से वैल्यू पुट करते थे। और इस कॉन्सेप्ट को हम तब तक करते जाते थे जब तक कि यहाँ पर कोई नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए। नॉन जीरो का मतलब नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू ना मिल जाए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, उसको आगे आप एक्सटेंड करते जाएंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे एक क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं तो क्वेश्चन ले लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज डी क्यूब माइनस 3d डी डैश प्लस डी डैश प्लस 4 z इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस वाई। ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व दिस पीडी, डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश प्लस डी डैश प्लस 4 z इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस वाई। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप पहले CF की बात करते हैं तो CF के लिए इसको आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा, पर ये डी क्यूब से स्टार्ट हो रही है। अब आप इसको समझिए कि डी क्यूब है और ये डी डी डैश है, ये डी डैश और 4 है। अगर इसको आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये नॉन फैक्टराइजेबल पॉलिनोमियल है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, वेयर, या इसको मैं मान लेता हूं डी डी डैश एफ डी डी डैश जेड, लेट ऐसा मैंने मान लिया है, इज इक्वल टू 5xy टाइप का फंक्शन है। और 5xy यहां पर क्या है, e टू द पावर 2x प्लस वाई। तो यहां पर क्या है, हेयर एफ डी डी डैश इज ए नॉन फैक्टराइज, ये क्या है, एक नॉन फैक्टराइज। अभी तक आपको सारे फैक्टर वाले केस मिल रहे थे, पर ये क्या है, एक नॉन फैक्टराइज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके फैक्टराइज या लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते। बेसिकली अगर फैक्टर बन भी गए तो वो क्या होंगे, फ्रैक्शन वाले फैक्टर होंगे, और फ्रैक्शन वाले फैक्टर मैंने बताया था कि वो हमारे लिए यूजलेस है। हमें CF लिखने के लिए लीनियर फैक्टर चाहिए, तो लीनियर फैक्टर यहां पर नहीं बन सकते। तो इज ए नॉन फैक्टराइज या नॉन लीनियर फैक्टराइज पीडी, ये एक नॉन लीनियर फैक्टराइज पीडी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको, इसके कोई फैक्टर लीनियर टाइप के फैक्टर नहीं बन सकते। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता था 4CF लेट z इक्वल टू a e टू द पावर hx प्लस ky, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। हमने हर बार यही किया था। वो केस नंबर 4 आपको याद हो रहा होगा कि जब नॉन फैक्टराइज पीडी आती थी तो जिसके फैक्टर नहीं बन पाते थे उनको हम केस नंबर 4 से सोल्व करते थे। z इक्वल टू ए ई टू द पावर hx प्लस ky, इक्वेशन नंबर 2, बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अगर आप बात करें डी क्यूब जेड की बात करें, जैसे ये डी क्यूब है और इंटू जेड है, ये 3d डी डैश है और इंटू जेड है, ये डी डैश इंटू जेड है और ये 4z है। तो आपको समझना पड़ेगा कि डी क्यूब जेड का मतलब यहां पर क्या है कि 3 बार x का डिफरेंशिएशन, 3 बार z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। क्योंकि d का मतलब आपको समझना पड़ेगा, मैं बार बार लिख रहा हूं, d का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स और d डैश का मतलब क्या होता है, डेल बाई डेल वाई। बहुत ही क्लियरली आप इसको समझिए, d का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स और d डैश का मतलब होता है डेल बाई डेल वाई। तो अब इसको आप देखेंगे तो d का मतलब डेल बाई डेल एक्स, d डैश का मतलब डेल बाई डेल वाई। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिए इसको। तो डी क्यूब की रिक्वायरमेंट है, तो डी क्यूब जेड के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ए एच क्यूब ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए तो सेम रहेगा और ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। बट एच एक्स को
प्लस के वाई को आप हर बार जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में किया करेंगे तो हर बार एक एच मिलेगा, 3 बार करेंगे तो 3 एच आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर डी डी डैश की बात करें तो डी डी डैश जेड अगर आप निकालते हैं, इसको जेड को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार एक्स के और एक बार वाई के, तो वहां पर एक बार एक्स के और एक बार वाई के, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए एच और के ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, एच और के क्यों लिखा है, जब आप डी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एच आएगा और डी डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो के आएगा। सिमिलरली जब आप डी डैश करेंगे, डी डैश जेड की बात करेंगे तो वो केवल के आएगा। और जेड तो आपको पता ही है ऑलरेडी, जेड की बात करेंगे तो जेड क्या लिखा हुआ है, ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, जैसे डी क्यूब इंटू जेड तो उसका मतलब ये कुछ होगा, ए एच क्यूब ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये आपने लिख दिया, -3 डी डी डैश इंटू जेड की बात करते हैं तो डी डी डैश इंटू जेड क्या होगा, ए एच के ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, डी डैश इंटू जेड, डी डैश इंटू जेड क्या होगा, ए के ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, अब इसके आगे चलिए, +4z, +4z, 4 और z, z का मतलब क्या है, a ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। और आपको पता है CF फाइंड आउट करते टाइम आपको राइट साइड को क्या रखना पड़ता है, 0। ठीक है, तो इसमें से अब आप देखिए a कॉमन आ रहा है और ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ रहा है, तो इधर से आपको मिलता है एच क्यूब, इधर से मिलता है 3hk, इधर से मिलता है k और इधर से मिलता है 4 इक्वल 0। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है, दीज 3 फैक्टर्स या दीज 3 फंक्शंस इक्वल टू 0, इन तीनों का मल्टीपल क्या है, 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो आइदर a0, आइदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0, आइदर दिस ब्रैकेट वैल्यू 0। तो अब आपको समझना पड़ेगा क्लियरली, अगर हम a को 0 करते हैं तो दिस वैल्यू 0, इट मीन्स z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 क्या है, बी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का सोल्यूशन क्या हो गया, 0, तो मैटर ही ओवर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट हम लगा नहीं सकते क्योंकि सोल्यूशन 0 तो बनेगा नहीं। अब ऐसे ही आप दूसरा केस देखिए, ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई है, ये प्लस साइन होगा यहाँ पर, तो ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई है, तो ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई भी क्या है, अगर इसको हम 0 कर लेते हैं तो a इंटू 0 बना लेंगे तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा और z इक्वल टू 0 बी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का सोल्यूशन फिर से 0 हो गया, तो ये भी हम नहीं कर सकते, केवल किसको 0 कर सकते हैं, इसको। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एच क्यूब -3hk प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको याद होना चाहिए था कि जब हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना लेते थे तो इसका हम CF लिखते थे, तो CF कैसे लिखेंगे, अब आप देखें यहीं से लिखेंगे, CF इज समेशन a ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, जो सोल्यूशन माना था वहीं से सोल्व करते हैं, z इक्वल टू a ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई माना था सोल्यूशन, इसी को आप समेशन पे लिख देते थे और वहां पर मेंशन कर देते थे वेयर एच क्यूब माइनस एच के प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या बनी थी, कंडीशन ये कुछ बनी थी, एच क्यूब -3hk प्लस के प्लस 4, तो ये था 3hk। ठीक है, एच क्यूब -3hk प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये कोई इक्वेशन बनी है, तो दिस इज CF वेयर द कंडीशन अंडर द कंडीशन इज एच क्यूब -3hk प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चे बार बार कहते हैं कि समेशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि h और k आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और h और k की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, और बहुत सारी वैल्यू होंगी, तो मान लीजिए हम h की वैल्यू 1 रखते हैं और इधर 2 रखते हैं तो एक नया सोल्यूशन होगा, h की वैल्यू इधर 2 रखते हैं इधर 3 रखते हैं तो एक नया सोल्यूशन होगा, तो ऐसे करके हमारे पास हजारों सोल्यूशन हो सकते हैं, तो उन सब सोल्यूशन को हमें सम करना है, तो इसलिए वहां पर क्या लगा देते हैं, समेशन। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू बन गई CF की। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पर आ जाते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए लिखते हैं हम 1/f(d) d डैश phi xy, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है और ये फिक्स है। f(d) d डैश का मतलब ये फंक्शन, इसको हम लिख लेते हैं d क्यूब 3d d डैश प्लस d डैश प्लस 4, और phi xy का मतलब e टू द पावर 2x प्लस y। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मैंने बताया कि d को a पुट करते हैं, a का मतलब x का कोफिशिएंट दैट इज 2, और d डैश को हम b पुट करते हैं यानी y का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो d को 2 पुट कर दीजिए, d डैश को 1, और ये ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 ना हो, तो जैसे हम इसको 2 पुट करते हैं तो ये 8 होगा,
ये 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और ये 1 होगा, और ये 4 होगा, और ये एज इट इज 2x प्लस वाई। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 4 12 1 13 13 माइनस 6 7, तो 1/7 जीरो नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आगे फर्दर स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहीं पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट हो गया। तो ये क्या बनेगा, पी आई इज 1/7 e टू द पावर 2x प्लस वाई, और z इक्वल टू हम क्या लिखते थे, सी एफ प्लस पी आई। तो ये क्या बनेगा, सी एफ बनेगा आपका समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, और पी आई क्या बनेगा 1/7 ई टू द पावर 2x प्लस वाई। और मेंशन करना पड़ेगा आपको हर बार वो कंडीशन जो आपने बनाई थी, वेयर h³ माइनस 3hk प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो क्वेश्चन आप ले लेंगे तो मुझे लगता है कि उससे भी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। तो नया क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 इज डी स्क्वायर माइनस 4dd डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस d प्लस 2d डैश जेड इक्वल टू दिस फंक्शन। इक्वेशन 1 दिया हुआ है। तो बेटा ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, पर हमें ट्राई करना पड़ेगा। अगर फैक्टराइज फॉर्म नहीं बनती है तो फिर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लगाया। पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ट्राई नहीं करते, सीधा ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो अगर आप बिना फैक्टराइज किए ही ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये केवल नॉन फैक्टराइज के लिए है। जो फैक्टराइज होंगे उनको आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व करना है। तो इनको पहले फैक्टराइज बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फैक्टर बनेंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो फिर आगे हमें फर्दर कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर हम वही मानेंगे e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, उस तरीके के सॉल्यूशन हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको आगे चलते हैं। जैसे अगर आप इस पहले तीनों केस की बात करें तो इसको मैं देखिए क्या लिख रहा हूं। अगर इन पहले तीनों टर्म्स की बात करें तो पहली टर्म्स को मैं लिख रहा हूं डी माइनस 2d डैश होली स्क्वायर। पहली तीन टर्म्स को मिलाकर लिख रहा हूं। तो देखिए अगर इसको होली स्क्वायर आप करेंगे, इधर देख लीजिए, तो अगर आप इसको पहली तीन टर्म्स को अगर आप करेंगे होली स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2d डैश इंटू डी। तो ये कुछ वैल्यू बन के आएगी। तो इसका होली स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ फंक्शन बनेगा। इधर से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये बनेगा d माइनस 2d डैश z इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस 4y। अब आप सोचिए कि ये स्क्वायर है और ये एक पावर है, दोनों में से अगर एक पावर कॉमन ले लें, मान लीजिए इधर से d माइनस 2d डैश कॉमन ले और इधर से भी d माइनस 2d डैश कॉमन ले, तो यहां से तो एक पावर बचेगी और इधर से क्या बचेगा 1 विद माइनस साइन। तो वैसे ही कुछ लिखते हैं, d माइनस 2d डैश अगर हम कॉमन ले लें तो इधर से क्या बनेगा d माइनस 2d डैश और इधर से क्या बचेगा -1। ये कंप्लीट पूरा फॉर्म बन के आती है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इस इक्वेशन 2 को देखिए, ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये लीनियर फैक्टराइज फॉर्म है। इसका आप CF लिख सकते हैं। तो CF लिखते टाइम आप ध्यान देंगे कि d माइनस 2d डैश को -0 लिख लेंगे क्योंकि a वाली वैल्यू दी नहीं है। तो d माइनस 2d डैश -1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये है। तो फॉर CF के लिए हम लेफ्ट पार्ट को यूज करते हैं, PI के लिए हम राइट पार्ट को यूज करते हैं। तो CF के लिए हम क्या लिखेंगे, CF के लिए आप ध्यान से देखिए, CF के लिए हम लिखेंगे, CF के लिए अगर आप देखें तो फॉर CF तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, पहले इसके लिए लिखते हैं तो इसके लिए लिखेंगे e टू द पावर 0x f1 y प्लस 2x। याद होना चाहिए अगर दोनों माइनस है तो वैल्यू क्या रहेंगी, प्लस पे रहेंगी। ऐसे ही अगर दोनों माइनस है तो वैल्यू क्या रहेंगी, प्लस पे रहेंगी। तो 1x f2 y प्लस 2x। तो CF आपका कुछ बन के आ जाता है। CF को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें तो CF कुछ बन के आ जाता है। CF इज e टू दी पावर, जैसे यहां पर देखें e टू दी पावर 0x है तो ये तो क्या बनाएगा 1 बनाएगा। e टू दी पावर 0x क्या बनाएगा बेटा 1 बनाएगा। e टू दी पावर 0x क्या बनाएगा 1 बनाएगा। तो ये तो 1 ही रहेगा। तो इसको आप लिख दीजिए 1 इंटू f1 y प्लस 2x लिखेंगे। सिमिलरली ये e टू दी पावर x है और ये क्या बनेगा f2 y प्लस 2x। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये e टू दी पावर x f2 y प्लस 2x। तो ये आपका CF हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपका फॉर्मूला फिक्स है,
पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए तो वो फिक्स है, आप क्या लिखते हैं, एफ डी डी डैश ई टू दी पावर या फाई एक्स वाई, ऐसा आप लिखते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ डी डी डैश की बात करें तो एफ डी डी डैश में या तो आप ये लिख लीजिए या ये दोनों लिख लीजिए, बात एक ही है। चाहे आप इसे लिखिए या ये दोनों फैक्टर लिखिए, बात एक ही होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/, ये थोड़ा आसान रहता है, डी माइनस टू डी डैश, और दूसरा क्या था, डी माइनस टू डी डैश माइनस 1, ठीक है। और ई टू दी पावर कितना था, ई टू दी पावर था 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब देखिए d का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 और d डैश का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। रीजन, x का कोफिशिएंट देखते हैं तो d इक्वल टू 3 और y का कोफिशिएंट देखते हैं तो d डैश इक्वल टू 4। तो pi में रख दीजिए आप वैल्यू। तो pi में वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा 3 माइनस 8, ठीक है, और ये बनेगा 3 माइनस 8 माइनस 1 ई टू दी पावर 3x प्लस 4y, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं तो ये बनेगा 1/-5 और ये बनेगा -6 ई टू दी पावर 3x प्लस 4y। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू दी पावर 3x प्लस 4y। याद रखिए कि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीरो बनता तो x से मल्टीप्लाई करते और इसको डिफरेंशिएट कर देते। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया आपका, 1/30 ई टू दी पावर 3x प्लस 4y, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो z क्या होता था, z आपका होता था CF प्लस PI, ठीक है। z आपका होता था CF प्लस PI। तो CF क्या था, F1 y प्लस 2x और e टू द पावर x F2 y प्लस 2x, और आपका क्या था ये 130, PI इज 130 e टू द पावर 3x प्लस 4y। ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। अब इस कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद अब आप क्या करिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको भी आप सोल्व कर लीजिए। वो क्वेश्चन क्या है, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ है, जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्वेश्चन कुछ है आपके लिए। क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 3y। इसको आपको सोल्व करना है, दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके बाद जो पार्ट आता है पी आई का, अगर पी आई का दूसरा पार्ट देखें तो वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस का। तो वो साइन और कोस का मैं आपको दूसरे वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे भेज देंगे। थैंक यू।